हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज आपके समक्ष पुनः ईडीएम 66 लेकर के उपस्थित हूँ। तो देखिए, ईडीएम्स जो होते हैं ना, उनका अर्थ होता है नॉन लिटरेटिव। नॉन लिटरेटिव होता है यानी फिगरेटिव होता है, भावार्थ होता है, और ऐसे भावार्थ होता है जो यूनिवर्सल होता है। यानी जिस प्रकार से मैथमेटिक्स के फार्मूले यूनिवर्सल होते हैं, उसी प्रकार से ईडियम्स का जो अर्थ होता है वो भी यूनिवर्सल होता है। इसीलिए हमको इनको वही अर्थ सीख लेना चाहिए जो सर्वमान्य है। चलिए, पहला ही अपन करते हैं, एज बोल्ड एज ब्रास। एज बोल्ड एज ब्रास का मतलब है ब्रास से इसकी तुलना की गई है, एज बोल्ड एज ब्रास। तो देखिए, एज आता है ना तो सिमिली होता है ना, और एज नहीं आता है तो वो मेटाफोर होता है। तो सिमिली है एज बोल्ड एज ब्रास, यानी इतना बोल्ड जितना कि ब्रास हो। तो यदि कोई व्यक्ति इतना बोल्डनेस का प्रदर्शन करता हो कि जैसे कि उससे मतलब बहुत ज़्यादा बोल्डनेस है, तो उसको हम बोल देते हैं एज बोल्ड एज ब्रास। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई व्यक्ति एक टाइगर को या लॉयन को, जो मतलब एक तरह से कार्निवोर है, नरभक्षी है, उनके सामने चला जाए और एक चिकन का या कोई कह दीजिए किसी भी प्रकार का एक मतलब ये समझ लिए नॉन वेजिटेरियन पीस लेकर जाए, कोई अंग लेकर जाए किसी जानवर का, और उसको खिलाने चला जाए, तो आप उसको क्या बोलोगे? एज बोल्ड एज ब्रास। यानी उसका कॉन्फिडेंस जो है ना, वो विदाउट एनी लिमिट है, यानी कोई उसकी कॉन्फिडेंस की लिमिट नहीं है। विद एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस और विदाउट द रेस्पॉन्ड अफ्रेड एट ऑल, वेरी कॉन्फिडेंट है ना, और वेरी बोल्ड। तो ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे एज बोल्ड एज ब्रास। जिस प्रकार से कोई मान लो बहुत ही बड़ा पदाधिकारी हो, बहुत बड़ा, जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हो और पद पर हो, उसके सामने जाकर के बड़ा ही कार्टली अपनी पब्लिक की बात या अपने ग्रीवेंसेज जा करके उनके मुंह पर कह दे, तो हम कह देंगे कि उसने जो प्रदर्शन किया है बोल्डनेस का, कॉन्फिडेंस का, वो ऐसा किया कि एज इफ ही इज एज बोल्ड एज ब्रास। नाउ नेक्स्ट जो इडियम लेते हैं वो है सक्सेस हैज मैनी फ्रेंड्स एंड फेलियर इज ऑर्फन। देखो, सक्सेस का तो सभी साथ लग जाते हैं। जो ही आप सफल होते हैं ना, तो ही आपको कोई आपको अपना पुराना मित्र संबंध बताता है, कोई अपना दूर का रिश्तेदार बताने लग जाता है, कोई आपका जो है ना साला बन जाता है। यानी सक्सेस का तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, और फेलियर का तो बापड़े कोई उसका नहीं होता है। तो जैसे मान लो कोई वार हो रहा हो, तो वार में सभी कहते हैं कि हम जीतेंगे, केवल एक ही को कहते हैं कि वो उसी को बोलते रहते कि ये हारेगा। यानी सक्सेस तो एक तरह से इस प्रकार से है कि मतलब एक तरह से हनी है जिस पर सारी बीज आना चाहेंगी, और फेलियर है उससे सब दूर हो जाएंगे, है ना। तो आप यदि सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं ना, तो सब आपको जो है ना बहुत ही बढ़िया बताने लगते हैं, बहुत ही खोद करके आपके बचपन की अच्छी अच्छी बातें बताने लगते हैं। आप ऐसे पढ़ते थे, रात भर पढ़ते थे, बहुत आप में गुण थे, और यदि आप फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, तो सारे आपके अवगुण जो है ना सरफेस पर आ जाते हैं। तो चलिए, आप जो मैंने लिखा है इसमें कि दोज हु हैव वन बिग प्राइजेज इन द पूल्स विल डाउटलेस एग्री विद दिस, है ना, फ्रॉम द सोशल रादर देन द फाइनेंशियल एंगल। सक्सेसफुल मैन गेन्स द गुड ओपिनियंस ऑफ दोज हु हैड नो टाइम फॉर हिम बिफोर ही बिकेम फेमस। यानी फेमस होने के पहले तो उसके बारे में कोई बात भी नहीं करता था, और जो ही उसने कोई सफलता की सीढ़ी चढ़ी, तो ही उसके सारे गुणगान करने लग जाते हैं। या पहले उसको जो है स्नब करते थे, पहले उसको धुतकारते थे, और अब उसका जो है ना गुणगान करने लग जाते हैं। तो हम इस प्रकार की परिस्थिति हो तो उसको हम इस प्रकार से व्याख्या करते हैं कि सक्सेस हैज मैनी फ्रेंड्स एंड फेलियर इज ऑर्फन। नाउ नेक्स्ट इडियम इज स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी। अब देखिए, ये वैसे तो यूज किया है शेक्सपियर ने, है ना, शेक्सपियर ने यूज किया है अपने इसमें एंटोनियो एंड क्लियोपाट्रा में, है ना। तो इसमें क्या है कि
जब आदमी में विपरीत परिस्थिति आ जाती है, जब आदमी जो है व्यक्ति बिल्कुल बाधाओं से घिर जाते हैं और काले बादल चारों तरफ उसके घिर आते हों और उसको अपना भविष्य नज़र नहीं आता हो, उस समय जो वो सीखता है, उस समय जो उसकी जीवन की सीख मिलती है, जीने का जो उसके अंदर जो मादा आता है, और वो उस चीज़ों को, जो कठिनाइयाँ हैं उनको गहराई से देख करके उनको बाधाओं को पार करता है, तो वो उसको वास्तव में ही शिक्षा दे जाती है और उसको हार्ड बना देती है। तो इसीलिए जो एक्ट 2 सीन जो है 1 में लाइन 12 से 17 में जो ड्यूक है और उसका भाई उसको निकाल देता है घर से और उसका राज छीन लेता है और वो जंगल में मारा मारा फिरता है, उस समय वो जो देखता है चीज़ों को नज़दीकियों से, यानी उस समय जीवन की स्वच्छंद का जो भी कोई, जैसे मान लो इसमें तो उदाहरण दिया है टोड का कि वो कितना बेरूप होता है, उसके बावजूद भी उसमें गुण होते हैं, है ना, उसका प्रेशियस जेवल उसके हेड में होता है, वो सारी चीज़ें उसको नज़र आ जाती है। तो कहने का मतलब है कोई भी चीज़ प्रकृति में ऐसी नहीं है कि जो आपको शिक्षा नहीं दे। तो यदि आप में विपरीत परिस्थितियाँ आ गई हो तो आप नज़दीकी से प्रकृति को देखने को आपको मौका मिलता है और जीवन में कैसे जिया जाता है, यानी आपके पास कुछ भी नहीं हो, यानी जो सांसारिक जो मूल्य हैं, जो सांसारिक मान्यताएं मूल्य हैं, वो भी यदि आप में नहीं मानते हो अपने आप में, तो आप जो है ना उस समय सीख जाओगे जब आप में ऐसी परिस्थितियाँ होगी। तो इसीलिए कहते हैं कि एडवर्सिटी का जो यूज है, विपरीत परिस्थिति का यूज है, वो भी बड़ा मूल्यवान होता है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज स्टैंड द गैप। देखिए स्टैंड द गैप, गैप को मैं आपको अलग से समझाऊंगा, अलग से मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा वोकेबुलरी में, परंतु ये तो एक ईडियम है। स्टैंड द गैप का मतलब है कि यदि आपका कहीं क्रिटिसिज्म हो रहा हो, आपके बारे में कहीं बुरा भला कहा जा रहा हो, आपका मतलब इस तरह से आपकी कमियां गिनाई जा रही हो, है ना, आप में जो है अवगुण है वो गिनाए जा रहे हो, तो यदि उन परिस्थितियों को यदि आप सहन कर लेते हैं, आप स्टैंड कर जाते हैं, आप में एंड्योरेंस है, आप में इस प्रकार की सहनशीलता है कि उनके क्रिटिसिज्म को भी आप पी जाते हैं, तो आपको हम कहेंगे कि आपने यू हैव स्टूड द गैप। यानी जैसे मैंने लिखा है, और मैंने क्या लिखा है, मैं जो है ना स्टैंडर्ड डिक्शनरी से कॉपी पेस्ट करके आपके लिए लाया हूँ। टू फेस एंड विदस्टैंड इंटेंस सेंश्योर और क्रिटिसिज्म, यानी इंटेंस सेंश्योर और क्रिटिसिज्म को आप यदि स्टैंड कर जाए तो आप जो है फिर भी आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं, तो आपको हम कहेंगे कि आपने जीवन में बाधाओं को पार किया है और जो क्रिटिसिज्म था उनको भी इग्नोर करते हुए, उनको भी आपने जो पदों के पैरों के नीचे ट्रैम्पल करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि यू हैव स्टूड द गैप और प्रेजेंट में स्टैंड द गैप। नेक्स्ट जो है वो है नेवर स्पर ए विलिंग हॉर्स, यानी कोई कामगार है अपनी इच्छा से ही, लगन से ही कोई काम में रत रहता है, वो कोई टाइम खराब नहीं करता है, टाइम का यूटिलिटी करता है, तो ये अननेसेसरी है कि उसको आप और उसको जो है ना बाध्य करो, उसको और भी उससे और भी आप कहो कि नहीं और ज़्यादा कर और ज़्यादा कर, ये मतलब नेगेटिविटी में चला जाएगा। इसलिए जो सज्जन, जो व्यक्ति पहले से ही स्वभाव से ही अच्छा काम करने की लालच है, अच्छा काम करना करता है, अपनी प्रोडक्टिविटी पैसे ही फुल देता हो, तो उसको भी आप यदि और उसको स्पर करोगे, यानी उसको और भी आप जो है ना चाबुक मार के और भी उससे और ज़्यादा चाहोगे, तो ये अनवांटेड पोजीशन है। इसलिए देखो, डोंट अर्ज समवन हु इज ऑलरेडी वर्किंग वेल टू वर्क हार्डर एंड फास्टर, इफ यू डू ही मे वर्क लेस हार्ड, यानी नेगेटिव प्रोडक्शन में चला जाएगा। इसलिए अनडिजायरेबल है कि नेवर स्पर ए विलिंग हॉर्स। नाउ नेक्स्ट इडियम जो है ये लास्ट है, द स्पिरिट इज विलिंग। देखो स्पिरिट यानी मन तो आपको करता है, हमेशा मन कभी नहीं बूढ़ा होता, मन बचपन में भी वही रहता है और मन ओल्ड एज में भी वही रहता है और मरणासन परिस्थिति में भी मन तो वही रहता है। परंतु आपका बोटलनेक कहाँ आता है, आपका कॉन्स्टेंट क्या है,
आपकी कांस्टेंट होती है फ्लैश, यानी आपका जो शारीरिक शक्ति है ना वो आपको कंट्रोल करती है, वो आपको बाधा पहुंचाती है। तो स्पिरिट इज विलिंग, यानी मन तो करता कि मैं ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, परंतु आपका जो शरीर है ना वो साथ नहीं देता। आप बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि समय के साथ जीवन में जब आप काफ़ी अग्रसर हो जाते हैं, एडवांस एज में चले जाते हैं, तो आपको जीवन के जो मूल्य है, समय का जो मूल्य है उसका आपको भान होता है। बचपन में आपको समय का भान नहीं होता है, परंतु जब आप एडवांस एज में चले जाते हैं तो आपको समय का भान होता है। और समय का भान होने से अब आप जो बचे हुए समय है जीवन का, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहते हैं, परंतु होता क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या आ जाता है, आपका जो है शरीर है ना वो साथ नहीं देता है। तो ये जो आया है ना ये बाइबल से है। जब ईसा मसीह अपने जो शिष्य है उनको कहते हैं कि आप जागते रहो, आप जागते रहो, क्योंकि उनको कोई पुलिस पकड़ने आने वाली है, परंतु वो जो शिष्य हैं वो इतने थके मांदे होते हैं कि उनको नींद आने लग जाती है। तो इस पर वो कहते हैं कि द स्पिरिट इज विलिंग बट द फ्लेश इज वीक। तो आज के लिए मैं आपके लिए इतना ईडियम लाया हूँ, परंतु इन सारे ईडियम्स को आप कलेक्शन रखें और इनका जो है जिस प्रकार से आप याद रखने लायक हों उसी भाषा में आप अपना लिख लें। स्टैंडर्ड लैंग्वेज को नहीं भूलें, परंतु याद रखने के तरीके अपने निकाल लें। तो मैं समझता हूँ कि यदि आप इस प्रकार से सारे ईडियम्स जो मैं करा रहा हूँ वो कर लेंगे तो कोई भी एग्जामिनेशन हो आप जो है ना उसमें मात नहीं खाएंगे। आज मैं आपके लिए शुभचिंतक हूँ और आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।